my dear student, today we are going to discuss about the exercise 4.2 और 4.2 डिटर्मिनेंट का वो एक्सरसाइज है जिसमें हम कुछ प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। अभी हम लोगों ने पिछली एक्सरसाइज 4.1 में डायरेक्ट डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना सीखा। इस एक्सरसाइज में हमको कुछ प्रॉपर्टी यूज करना है और प्रॉपर्टी यूज करके ही उस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना हम लोग सीखेंगे। और इसका यूज जब करेंगे तो थोड़ा डिटर्मिनेंट हमारा सिंपल भी कैलकुलेशन बनेगा। तो देखते हैं पहली प्रॉपर्टी क्या है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि रो एंड कॉलम इफ यू इंटरचेंज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट नेवर बी चेंज। अगर आप किसी भी डिटर्मिनेंट का रो और कॉलम अगर इंटरचेंज कर देते हो तो उसके डिटर्मिनेंट पे कोई भी यानी उसकी वैल्यू पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जैसे अगर मैंने कोई भी एक डिटर्मिनेंट है A1 A2 A3 B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3 और अगर मैं इसके रो और कॉलम को इंटरचेंज यानी सभी जितनी रो है उनको कॉलम बना देता हूँ और जो भी कॉलम है वो सब रो में कन्वर्ट कर देंगे। A1 A2 A3 B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3। समझ लीजिए। तो हमने क्या देखा कि ये दोनों का जो भी वैल्यू आएगी वो दोनों की सेम आएगी। हम लोग हालांकि इसका प्रूविंग नहीं करेंगे, प्रूविंग आपको बुक में दी गई है, हम लोग थोड़ा सा इसको शॉर्ट में पढ़ेंगे। तो कोई भी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब हुआ कि जो भी वैल्यू आएगी वो भी आपकी यही आने वाली है, डिटर्मिनेंट ए। अच्छा, अब देखिए सेकंड क्या है। सेकंड में कह रहा है कि इफ R1 R2 इंटरचेंज, मतलब देखिए समझ लीजिएगा, अगर आप किसी भी रो को इंटरचेंज कर दो, किसी भी दो रो को आपस में इंटरचेंज कर दो या कोई भी दो कॉलम को, मैंने केवल यहाँ R1 R2 लिखा हुआ है, आप R2 R3 या R1 R3 कर सकते हैं। तो किसी भी दो रो को अगर आप इंटरचेंज करते हो या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हो तो क्या फर्क पड़ता है? माइनस का। जैसे हमने क्या लिखा, अगर मैं A1 ले लूं, A1 कब आया? जब मैंने इसके इंटरचेंज कर दिया, यानी कि B1 B2 B3 और A1 A2 A3 तो C1 C2 C3। जब मैंने इंटरचेंज किया तो एक नया डिटर्मिनेंट आ गया। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो आपकी ये होगी -a। ठीक, जो भी इसको सॉल्व करोगे जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? -a। यानी a का जो सॉल्व करके आएगा उसके आगे क्या आ जाएगा? माइनस कॉमन आ जाएगा। तो ये जैसे इसमें हम और लिखने का इंडिकेशन क्या है कि मैंने क्या किया, R1 को और R1 और R2 को इंटरचेंज किया। यहाँ पर R1 को क्या किया? R2 को क्या बनाया? R1। नंबर 3 प्रॉपर्टी क्या कहते हैं? देखो नंबर 3 प्रॉपर्टी है इफ R1 इक्वल टू R2 और C1 इक्वल टू C2, यानी किसी भी डिटर्मिनेंट में या किसी भी मैट्रिक्स की, मैं बोलूँ अगर किसी भी मैट्रिक्स की अगर दो रो या दो कॉलम सेम हो जाते हैं तो उनका डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है। तो जैसे किसी भी मैट्रिक्स की अगर रो और कॉलम से, यानी कि अगर मैं बोलूँ A1 A2 A3 और ये भी क्या जाए A1 A2 A3 एंड C1 C2 C3, तो क्या नोटिस किया कि यहाँ पर R1 और R2 दोनों क्या हो गए? इक्वल हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन, चाहे आपके दो कॉलम सेम हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए, या दो रो आपके सेम हो जाए, कोई भी दो रो आपके अगर इक्वल हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? उस मैट्रिक्स की जो वैल्यू निकलेगी डिटर्मिनेंट फॉर्म में वो क्या आएगी? 0। अब देखो फोर्थ नंबर क्या है। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी कह रहा है कि इफ यू मल्टीप्लाई बाई एनी कांस्टेंट इन एनी रो और कॉलम देन जो भी डिटर्मिनेंट आएगा देन डिटर्मिनेंट विल बी मल्टीपल ऑफ k, उसी कांस्टेंट के मल्टीपल में आएगा। जैसे एग्जांपल, अगर आपने किसी भी डिटर्मिनेंट में मैट्रिक्स में आपने k का मल्टीप्लाई किया तो उसका डिटर्मिनेंट क्या हुआ? अगर मैंने k का इंटू कर दिया तो k A1 k A2 k A3 और ये है B1 B2 B3, ये आ गया C1 C2 C3। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? k, डिटर्मिनेंट a, जो भी आएगा वो k के मल्टीपल में आएगा। ये चीज क्लियर हुई। फिर प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहता है? देखो क्या है कि R1 इक्वल टू k R2 मतलब कहने का कि अगर मैं किसी भी डिटर्मिनेंट में किसी भी रो में किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी रो में ऐड कर, देखो रो का रो में ही ऐड कर, ऐसा नहीं कि किसी रो में मल्टीप्लाई करके किसी कॉलम में ऐड कर दिया, नहीं। क्या कह रहा है? किसी भी रो में
कहने का मतलब कि अगर मैंने R1 को रिप्लेस किया किससे, R1 प्लस के R2, केवल मल्टीप्लाई करके आप ऐड कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, दोनों चीजें आप ध्यान रखना। आप मल्टीप्लाई मैंने प्लस लिया, आप लिख सकते हैं प्लस माइनस, कि आप मल्टीप्लाई या माइनस दो ही काम कर सकते हैं, इनटू डिवाइड ये यहाँ पर केवल प्लस माइनस होगा, ठीक है। डिवाइडेशन में के लिए आपको क्या कॉमन ले सकते हैं अपन, ठीक है ना। मल्टीप्लाई वाला मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया। अब देखो क्या है कि जैसे मान लीजिए ये है और आपने क्या किया, इसमें k का इंटू करके इसमें प्लस कर दिया। जैसे देखो यहां पे हमने k का इंटू R2 में करके इसमें ऐड किया, तो क्या आ जाएगा A1 प्लस के B1, यहां क्या आ गया A2 प्लस के B2, यहां क्या आ जाएगा A3 प्लस के B3, और यहाँ अपना जैसी है सेकंड रो वही रहेगी B1 B2 B3 C1 C2 C3। आप समझ लो इसको, तो इसकी जो वैल्यू है वो सेम रहेगी, वैल्यू नेवर बी चेंज। किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में आप किसी भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके किसी भी रो और कॉलम में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब देखिए लास्ट जो प्रॉपर्टी है वो 6 नंबर है, मैंने इधर डायरेक्ट लिख रखा है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी भी कोई भी एलिमेंट दो या दो से अधिक टर्म्स में लिखा हो, है ना, यहाँ दो टर्म्स में, इस एलिमेंट को कितने में लिखा गया, 2 टर्म, तो उस डिटर्मिनेंट को हम 2 अलग अलग डिटर्मिनेंट में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक। यानी A1 लैम्डा 1 A2 लैम्डा 2, ये जो इसका रो का जो फर्स्ट रो है उसके जो टर्म्स हैं एलिमेंट हैं वो 2 टर्म में एक्सप्रेस किए गए। तो इनको मैं इस तरह से लिख सकता हूं क्या कि A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C और C3, और इसको इस तरह लिखा प्लस फिर लैम्डा B1 C1 लैम्डा 2 B2 C2 लैम्डा 3 B3 C3, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो ये समझिए ये छोटी थोड़ी सी प्रॉपर्टी थी, और इस प्रॉपर्टी की हेल्प से, इन सभी प्रॉपर्टी की हेल्प से हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। तो कम टू एक्सरसाइज 4.2 और फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इसमें प्रॉपर्टी के का यूज करके हम लोगों को प्रूव करना है कि डिटर्मिनेंट 0 है। मैंने दोनों क्वेश्चन लिए, पहले फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो वो अभी जो हमने प्रॉपर्टी का यूज किया है ना सेकेंड लास्ट में, कि अगर कोई भी कॉलम या कोई भी रो का अगर जो एलिमेंट है अगर वो इस फॉर्म में लिखें टर्म्स में, यहाँ 2 टर्म्स में ये लिखा है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं x y z a b c x y z, ऐसे लिखा जा सकता है, प्लस x y z a b c, और ये भी हो गया a b c इक्वल टू 0। अब देखिए इस डिटर्मिनेंट को अगर ध्यान से देखो तो C1 और C2, C1 और C3 ये दोनों कैसे आइडेंटिकल है। अगर इसमें हम लोग देखें तो C2 और C3 कैसे आइडेंटिकल है। तो अगर किसी भी कोई भी रो और कोई भी कॉलम अगर सेम हो जाती है यानी आइडेंटिकल हो जाती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 प्लस इसकी भी 0 हो जाएगी, दैट इज ए 0। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन प्रूव हो गया, और आप लिख सकते हो कि इन फर्स्ट डिटर्मिनेंट C1 and C3 are identical, and in this C2 and in second determinant C2 and C3 are identical। तो ये आपका ऐसे प्रूव हो गया। और ये कैसे हो जाता है अगर आप देखो ध्यान से, तो अगर मैं इसको इसमें माइनस कर दूं तो ये सब क्या हो जाएंगे, 0 भी हो जाएंगे। तो जब ये तीनों 0 हो जाएंगे तो 0 का मल्टीप्लाई जिसमें जिसमें होगा सब 0 कर देगा, तो ये पूरा 0। ऐसे ही अगर मैं इसको इसमें माइनस कर दूं तो पूरा का पूरा C3 आपको क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे हम लोग इस तरह क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, ये थोड़ा अलग तरीके का। अब देखो इसमें ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन इसमें देखो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 स्टूडेंट अगर हैं तो वो अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और प्रॉपर्टी अगर सही यूज करते। देखो मैं 2 तरीके से इसमें बता रहा हूं। पहला ये कि अगर अपन c माइनस a को इसमें क्या कर दें, प्लस कर दें, यानी कि R1 में अगर हम R3 को प्लस कर दें तो मुझे क्या मिलेगा, c माइनस b मिलेगा। यहां पर मुझे क्या मिलेगा, a माइनस c मिलेगा। यहां पर मुझे क्या मिलेगा, b माइनस a मिलेगा, क्योंकि देखो ऐड करने पर c से c कैंसिल होगा, इसमें ऐड करेंगे तो b कैंसिल होगा, इसमें ऐड करेंगे तो a कैंसिल होगा। क्लियर हो रहा ना। अब यहां पर जो आया वो आया b माइनस c,
ये सॉरी सी माइनस बी आया, यहाँ पर क्या आ गया, ए माइनस सी आ गया, यहाँ पर कितना आ गया, सी माइनस, और इसको जब अपने ऐड किया था तो सी कैंसिल हो तो बी माइनस ए आ गया। तो अगर मैं फर्स्ट वाले रो से माइनस कॉमन ले लूं तो मैं क्या देखूंगा कि ये दोनों सेम हो जाएंगे, यानी कि R1 और R2 दोनों सेम हो गए, और दो अगर सेम हो जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, अगर दो कॉलम या दो रो सेम हो जाएंगे किसी डिटरमिनेंट को, जीरो हो जाएगा। वन मेथड। सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड में ये है कि अगर इन तीनों को प्लस कर दें, है ना, या इन तीनों को प्लस कर दें, देखो सी माइनस ए, ए माइनस बी, बी माइनस सी, यानी अगर मैं ऐसे लिखूं कि C1 को मैंने लिख दिया C1 प्लस C2 प्लस C3, तो देखो मुझे क्या मिलेगा, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। देखो चेंज केवल वही होगा जो आप यहाँ लिखेंगे, बाकी जैसे हैं वैसे लिखे जाएंगे, ये ध्यान रखना है। बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, थर्ड में आ जाइए सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, और इधर जैसा लिखा वही लिख देंगे, बी माइनस सी है, ये सी माइनस ए हो गया, ये ए माइनस बी हो गया, और ये सी माइनस ए माइनस बी जैसा लिखा है आपने वैसे ही इसको लिख दिया। अब देखो ध्यान से, तो ये देखो यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, बी से ये सी, सी ए, ये तो आप सब ये क्या हो रहा है, ये सभी कैंसिल हो जाएंगे, ठीक, ये समझ में आ गया। तो ये क्या बन गया, देखो यहाँ 0 0 0 पूरा कॉलम, या किसी कोई भी कॉलम 0 हो जाए या कोई रो 0 हो जाए तो पूरी डिटरमिनेंट क्या हो जाएगी, 0। तो सी माइनस ए माइनस बी, और सी माइनस ए माइनस बी एंड बी माइनस सी। अब देखो ध्यान से, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी ना, क्यों, पूरा का पूरा कॉलम क्या होगा, 0, क्योंकि आप आगे वाली एक्सरसाइज में इसको एक्सपेंड करके सीख चुके हो ना, तो जब एक्सपेंड करोगे 0 लोगे तो 0 से रिलेटेड रो एंड कॉलम गायब, इसको लिखोगे, फिर ये 0 लोगे, फिर इससे रिलेटेड रो कॉलम, ये वाला मेथड किया था, ये 0 लिया, इससे रिलेटेड को रो और कॉलम एक्सपेंड हो गया, क्योंकि बाहर सब में क्या है, मल्टीप्लाई 0 है, तो पूरी की पूरी डिटरमिनेंट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ ये समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। कम टू क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 3 देखो पहले, है ना, तो 3 में कह रहा है कि एक डिटरमिनेंट दिया गया, नंबर से आपको लिखे इक्वल टू 0 प्रूव करना। अब इसको ध्यान से देखो, 65 75 86 और इधर है 7, अगर मैं 9 का इसमें मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करूं तो देखो क्या मिलेगा, 9 7 जा 63 प्लस 2 65, 9 8 जा 72 प्लस 3 75, ये आपको एक मिल रहा है, यानी कि आपकी जो C1 और C3 है वो दोनों सेम हो जाएंगी। तो हम लोग क्या करेंगे, C1 को क्या लिखेंगे, C1 प्लस 9 C2, ऐसे आपको ये लिखना जरूरी है, ठीक है ना। इसको हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि ये एरिया को रिप्रेजेंट करता है डिटरमिनेंट। अब देखो ये क्या आएगा, C1 2 है प्लस 9, 9 7 जा 63, फिर क्या है 3 प्लस 9 8 जा 72, फिर 5 प्लस 9 9 जा 81, और बाकी जैसे आपके C1 और C3 हैं उनको इसे कॉपी कर देंगे, 65 75 86, ठीक है ना। अब देखिए क्या बना, तो इन दोनों को प्लस करेंगे, 65 हो गया, ये 75 हो गया, ये 86, 7 8 9 65 75 और 86। तो क्या नोटिस किया कि यहाँ पे ये C1 और C3 कैसे आइडेंटिकल है, इसलिए इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और यहाँ रीजन आप लिख सकते हो, ऊपर रीजन लिख दीजिएगा, सिंस C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, ठीक है ना, ऐसे आपको रीजन लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, इसको करने के लिए सबसे पहले तो आप इस ब्रैकेट को ओपन कर दो, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम क्या है, इस ब्रैकेट ओपन करना, तो क्या आया, BC CA एंड AB जैसे लिखे वही लिखा रहेगा। अब देखो ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्या आएगा, AB प्लस AC, ये आ जाएगा BC प्लस AB, ये आ जाएगा AC प्लस BC। यहाँ तक समझ में आया। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस C2 कॉलम यानी इस कॉलम को अगर इस कॉलम में प्लस कर दूं तो सभी सेम हो जाएंगे, यानी कि मैं क्या करने वाला हूं, C3 को मैं चेंज करने वाला हूं, C3 को मैं लिख रहा हूं C3 प्लस C2, ठीक। अब ध्यान से देखो क्या आएगा, ये
1 अपनी जगह रहेगा, ये अपनी जगह रहेगा क्योंकि इससे कोई लेना देना नहीं, केवल किसके C3 के पास चलते हैं। तो क्या मिलेगा, AB प्लस AC प्लस BC, CA को लेट करेंगे तो क्या आएगा BC प्लस AB प्लस CA, और इसको जब लिखेंगे तो AC प्लस BC प्लस CA। अब ध्यान से देखो ये सेम है कि नहीं, हालांकि उसका जो सीक्वेंस है वो थोड़ी सी चेंज है। आप ध्यान से देखो AB AC BC, AB AC BC, AB AB यहाँ देखो होना चाहिए AB, ये AB है, हाँ वही थोड़ा कन्फ्यूजन। तो देखो ध्यान से AB है, BC भी है और AC भी है। तो क्या कह सकते हैं आप कि ये अगर मैं कॉमन ले लूँ इसमें, यानी अगर मैं कॉमन ले लूँ AB प्लस BC प्लस CA को अगर मैं कॉमन निकाल लूँ कॉलम नंबर 3 से, तो मुझे देखो क्या मिलेगा। यहाँ तो आपका BC CA और AB ये कॉमन निकालेंगे तो ये 1 1 हो जाएगा, और ये 1 1 होने के बाद मतलब C1 और C3 ये दोनों कैसे हो गए, आइडेंटिकल हो गए। सो AB प्लस BC प्लस CA इंटू क्या हो जाएगा, ये 0 इक्वल टू 0। रीजन लिख दीजिएगा, सिंस C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। ठीक, ये चीज समझ में आई। तो ऐसे आप हो गया क्वेश्चन नंबर 4। कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, अब देखो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग कैसे करें। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले R1 जो कॉलम रो है ना उसको हम लोग रिप्लेस करके R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देते हैं। तो देखते हैं क्या मिलता है। तो इसमें मिल जाएगा, सब डबल हो जाएंगे ये, तो A प्लस B प्लस C इस तरह से आएगा, और यहाँ भी डबल हो जाएगा, P प्लस Q प्लस R हो जाएगा, और ये भी डबल हो गए 2x प्लस Y प्लस Z हो जाएगा। इनको तीनों को ऐड कर देंगे और बाकी जैसा लिखा है वही आप कॉपी कर देंगे, R प्लस P, P प्लस Q और ये Z प्लस X और X प्लस Y। चलिए यहाँ तक पहुँच गए। अब देखो ध्यान से, ऊपर की रो में 2 आपको दिख रहा है ना, वो बाहर निकाल सकते हैं हम लोग, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2। और देखो 2 निकालने के बाद आप क्या करो, A प्लस B को अगर मैं इसमें माइनस कर दूँ, है ना, या C प्लस A को भी आप इसमें माइनस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। पहले तो 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, A प्लस B प्लस C, C प्लस A प्लस B, और ये आएगा P प्लस Q प्लस R, R प्लस P, P प्लस Q, और ये X प्लस Y प्लस Z, Z प्लस X और X प्लस Y। चलिए यहाँ तक आया समझ में। अब क्या करना है कि मैंने बोला कि R1 को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ किससे, R1 माइनस R2 से। तो देखिए क्या मिलने वाला है। जब इसको इसमें माइनस करेंगे तो एक चला जाएगा, C प्लस है ना, A चला जाएगा, ये क्या बचेगा B, यहाँ पर R और P चला जाएगा, क्या बचेगा Q, यहाँ Z और X चला गया, X और Z, तो क्या बचा Y। बाकी जैसे लिखे हैं आपने वैसे लिख दिए, C प्लस A प्लस B, और यहाँ आ गया R प्लस P एंड P प्लस Q, ये Z प्लस X और X प्लस Y। चलिए यहाँ तक आया समझे। अब देखो क्या करना है कि अब अगर मैं R3 को ले लूँ और R3 में अगर R3 में मैं R1 को माइनस कर दूँ, ध्यान देना, तो क्या मिलेगा। तो देखो यहाँ तो आ गया B, यहाँ ये Q, यहाँ आ गया Y, ये आ गया C प्लस A, यहाँ है R प्लस P और यहाँ है Z प्लस X, और जब इसको इसमें माइनस किया तो मेरे पास बचा, यहाँ A बचेगा, यहाँ Q माइनस हो जाएगा तो क्या आएगा P, यहाँ Y चला जाएगा तो क्या बचेगा X। ये चीज़ समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि जो R1 है, R1 को हम लोग R2 है ना, उसको रिप्लेस कर रहे हैं किससे, R2 माइनस R3 से। देखो ध्यान से,
अगर मैं R2 को R3 से माइनस कर दूं तो A कैंसिल हो जाएगा। तो फर्स्ट रो तो मैंने कुछ भी डिस्टर्ब नहीं किया, उसको लिख दो B Q एंड Y। सेकेंड रो में क्या बचेगा, यहाँ C आएगा, इधर R आ जाएगा, इधर Z आ जाएगा क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, और इधर बचेगा A P और इधर X। अब देखो ध्यान से, ये आखिर जो प्रूव करना था उसमें था A B C P Q R, यहां सीक्वेंस आपका गड़बड़ है। तो देखो अगर मैं सबसे पहले R1 को इंटरचेंज कर दूं R3 से, ध्यान देना, तो ये पूरा का पूरा A के पास चला गया, ये इसके पास आ गया, तो क्या मिला मुझे, माइनस, क्योंकि हम लोग अगर एक रो दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो क्या आएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस A P X C R Z B Q Y। ये चीज समझ में आ गई। अब मैं क्या करूंगा कि R2 को इंटरचेंज कर दूंगा किससे, R3 से। अब अगर R2 को R3 से इंटरचेंज करोगे तो फिर से माइनस बाहर निकलेगा, और पहले से ही क्या लिखा है, माइनस, तो यहाँ 2 चल रहा है साथ में ना, तो पहले से ही यहाँ माइनस लिखा है, तो क्या हो जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 2। अब क्या होगा, A P X B यहाँ पहुँच गया, B Q और Y ये आ गया C R Z। देख लो भाई RHS यही है, A B C P Q R X Y Z, so that is a RHS, hence proof। तो बात आई समझ में इस क्वेश्चन में, that is a good question, अच्छा है। So come to question number 6। नंबर 6, अब देखो 6 थोड़ा सा अलग टाइप का है, ध्यान से देखना होगा, है ना। इसमें हम लोग क्या करें, इस जीरो को पहले यहाँ लेके आएंगे, ठीक, सीक्वेंस में लिखते हैं क्या कि R1 को R2 में चेंज करो, और R2 को हम लोग R2 और R3 में इंटरचेंज कर देते हैं। अब देखो दो मैंने यहाँ ऑपरेशन अप्लाई किए, इसलिए माइनस का साइन बाहर नहीं आएगा, ठीक, ध्यान रखना है। तो क्या किया मैंने, ये इधर गया, माइनस A 0 माइनस C हो गया, ठीक, और 0 कहाँ आया था, यहाँ पे, और ये कहाँ पहुँचा, यहाँ पे, तो B ऊपर पहुँच गया, B C और ये 0, और यहाँ आ गया आपका 0 A माइनस B। ये चीज़ समझ में आई, ठीक। अब हम लोग क्या करें कि यहाँ पे 1 लाने के लिए, किसमें, यहाँ पे, तो इसको लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि R1 को हम लोग माइनस R1 अपॉन A लिख सकते हैं। तो इधर क्या आ जाएगा 1 0 और ये आ जाएगा C अपॉन A, ये तो B रहेगा, यहाँ C रहेगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ A आएगा, यहाँ माइनस B आएगा। अब देखो ध्यान से देखो, अब क्या करना है हमको कि अगर मैं इसमें B का मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें माइनस कर दूं तो यहाँ भी मुझे 0 मिल जाएगा। यानी कि अगर मैं R2 को लिख दूं, क्या R2 को मैं लिख दूं R2 माइनस B R1, तो देखिए क्या मिल रहा है, ध्यान से देखो 1 0 C अपॉन A जैसा लिखा वही, और इसमें B का इंटू करके करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ यह C बना रहेगा, और ये आ जाएगा B का इंटू किया तो BC अपॉन A, और ये जैसा है वैसे ही आप लिख देंगे। ये चीज़ समझ में आई, ध्यान से देखो। अब देखो नेक्स्ट स्टेप हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ पर C लिखा है, यहाँ भी ऊपर C लिखा है, तो यानी कि मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, R2 को मैं लिख सकता हूँ R2 अपॉन C, R2 अपॉन C। तो देखो क्या बना, यहाँ तो आ गया 1, ये 0 और ये C अपॉन A है, यहाँ क्या आ जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, और यहाँ पर क्या आएगा माइनस B अपॉन A, और थर्ड आपकी रो क्या है 0 है, A है, और ये माइनस B है। ये चीज़ समझ में आई, क्लियर है। चलिए अब देखो क्या करना है कि यहाँ पर A है और यहाँ पर 1 है, अगर मैं इसमें A से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसमें माइनस कर दूँ, तो देखो क्या मिलेगा, यानी कि R3 को अगर हम लोग लिख दें R3 माइनस A R2, तो देखो क्या बनना है 1 0 C अपॉन A।
अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई होकर इसमें माइनस हो रहा है, तो सेकंड रो से तो कोई लेना देना नहीं हमको, तो वो जैसा है वैसे लिख दीजिए। इसमें मल्टीप्लाई के माइनस करिए तो क्या आएगा यहाँ 0, यहाँ भी क्या आ जाएगा 0। अब देखिए यहाँ b का मल्टीप्लाई हुआ a का, तो a से कैंसिल हुआ, माइनस b आया, जब माइनस करेंगे यहाँ पहले से ही माइनस है तो क्या आ जाएगा ये 0। सो देयरफॉर डेल्टा इक्वल टू 0। वाई? सिंस R3 इक्वल टू क्या आ गया 0, क्योंकि R3 जो रो है वो क्या हो गई 0। अगर कोई भी रो 0 हो जाती है तो पूरी डिटर्मिनेंट क्या है 0 हो जाएगी। तो ये हो गया आपका। कम टू क्वेश्चन नंबर 7। देखो 7 में अब 0 नहीं है आपको दिखाना है, अब लाना है 4a² b² c²। देखो ध्यान से देखोगे अगर तो फर्स्ट रो में a देखो दिख रहा है सब में, सेकंड में b है और थर्ड में क्या है c है। तो क्या करेंगे हम लोग, टेकिंग a b एंड c कॉमन फ्रॉम R1 R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली, ऐसा आप लिखेंगे। मैं तो डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो डेल्टा इक्वल टू, अगर आपने a कॉमन लिया पहले से, दूसरे से b लिया और तीसरे से हमने c लिया, तो देखिए क्या बचा यहाँ आ गया -a b c, इसमें से b निकाल लिया है आपने तो a बचा, -b बचेगा और इसमें क्या बचेगा c, और यहाँ से c निकाला है तो क्या है a, और यहाँ बच गया b और यहाँ आ गया माइनस का c। ध्यान से देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आपको लिखना होगा, ध्यान रखना, टेकिंग a b c कॉमन फ्रॉम द R1 R2 R3 रिस्पेक्टिवली। अब ध्यान से देखो इसमें R1 को हम लोग लिख रहे हैं क्या R1, और R1 को लिख रहे हैं R1 प्लस R2। इससे क्या मिलेगा, अगर हम लोग इस तरह ऐड करेंगे तो देखो a इसमें ऐड होगा तो क्या आएगा 0, ये इसमें ऐड होगा तो क्या होगा 0, और c कितने हो जाएंगे, ये 2c हो जाएंगे। बाकी जैसा लिखा है वैसे आप लिख देंगे। अब यहाँ से शुरू होती मेन। देखो अगर किसी रो या किसी कॉलम में आप 2 एलिमेंट उसके 0 कर लेते हो तो तीसरे को आपको प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत नहीं, आप उसको एक्सपेंड कर दोगे, ठीक है ना, जैसा मैं कर रहा हूं। देखो यहां पहले तो प्लस माइनस को ध्यान रखो, प्लस माइनस प्लस, ठीक। तो मैं इस रो को एक्सपेंड करूंगा, 2 ये 0 है इसलिए मुझे इनको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूं 2c, ये प्लस माइनस प्लस इसलिए प्लस का साइन, क्या है इससे लेटर रो एंड कॉलम कैंसिल, a और -b एंड b, इसको आप एक्सपेंड करोगे तो ये तो हो गया 2bc², और ये कितना बन जाएगा देखो ab, और माइनस ये हो जाएगा क्या प्लस, और ये क्या जाएगा ab। यहाँ तक आया समझ में, ठीक है। अब देखो कितना आ गया 2abc² इंटू ab 2ab हो गया तो कितना आ जाएगा 4a² b² c²। ऐसे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 7th नंबर क्वेश्चन। अब इसी में एक और पार्ट देख लेते हैं, जगह है तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है, 8 का फर्स्ट पार्ट है, छोटा सा क्वेश्चन है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, RHS नहीं लिख रहा हूँ। डेल्टा इक्वल टू 1 1 1 ABC एंड a² b² एंड c²। प्रूव करना है, चलिए मैं लिख देता हूँ। प्रूव क्या करना है, a - b b - c एंड c - a। देखिए अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, अगर देखो a - b, अगर मैं इसको इसमें माइनस कर दूं, ठीक है ना, किसमें R1 में, अगर हम लोग R1 - R2 कर दें, ठीक है ना, और R2 में हम लोग अगर R2 - R3 कर दें तो देखो क्या मिलेगा। तो अगर इसमें इसको माइनस करोगे तो ये तो 0 आ जाएगा, ये a - b हो जाएगा, और यहाँ क्या आएगा a² - b²। इसको जब इसमें माइनस करोगे इस कंडीशन में तो यहाँ भी 0 आ जाएगा, यहाँ क्या है b - c, ये हो गया b² - c², और थर्ड रो जैसा लिखा है वैसे लिखा रहेगा। यहाँ तक आया समझ में। अब देखो 0, पहले इसे देखो a - b है, यहाँ a² - b², a² - b² का मतलब एक बार प्लस एक बार माइनस। सेम यहाँ भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो ऊपर वाली रो में क्या कॉमन मिलेगा, a - b मिल जाएगा, दूसरी वाली रो में b - c कॉमन मिल जाएगा। अब देखो क्या बचेगा, यहाँ 0, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ a + b आ गया, यहाँ क्या आ गया 0, यहाँ 1 आ गया, यहाँ क्या बचा b + c, यहाँ क्या 1
और ये C और ये C²। अब देखो मुझे 2 जीरो मिल गए, यानी फर्स्ट कॉलम को अगर मैं अब एक्सपेंड कर दूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो इसको एक्सपेंड करेंगे कैसे? यहाँ तो 1 है, देखो प्लस माइनस प्लस, कोई टेंशन नहीं, डायरेक्ट मैं 1 के थ्रू इसको एक्सपेंड करता हूँ, इससे रिलेटेड रो एंड कॉलम कैंसिल, 1 1 A प्लस बी एंड B प्लस C, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो A माइनस बी, B माइनस C एंड B प्लस C इधर इंटू हो गया और इसका इंटू होगा तो माइनस A माइनस B हो जाएगा। ठीक, और यहाँ से B से ये B कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? A माइनस बी, B माइनस सी और इधर आ गया क्या? C माइनस A। समझ में आ गया? यही प्रूव करना था। तो ये आपका हो गया क्या? RHS। तो ऐसे हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट। कम टू क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड पार्ट। 8 का सेकेंड पार्ट देखो, जैसे फर्स्ट पार्ट था सिमिलरली हम लोग इस सेकेंड पार्ट को भी सॉल्व करेंगे। उसमें हम लोगों ने शायद यूज किया था रो या कॉलम का, ध्यान नहीं, अजय जो भी हो। अब इसमें देखो मैं क्या कर रहा हूं, कॉलम का यूज करूंगा। कैसे कि देखो यहां पर C1 है, C1 को मैं क्या लिख रहा हूं? C1 माइनस C2 और C2 को मैं लिख रहा हूं C2 माइनस C3। ठीक, तो देखो क्या बनेगा, ये LHS हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो 1 का इसमें 1 माइनस हो गया तो 0, ये आ गया A माइनस B, यहाँ क्या बन गया? A क्यूब माइनस B क्यूब, यहाँ क्या है? 0 B माइनस C, ये क्या आ गया? B क्यूब माइनस C क्यूब, और ये जैसा है वैसे लिख दिया गया। अब देखो ध्यान से, यहाँ A क्यूब माइनस B क्यूब का है ना, तो मैं यहाँ पे फार्मूला यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, मैं आपको थोड़ी हिंट दे रहा हूँ कि A क्यूब माइनस B क्यूब क्या होता है। कि A क्यूब माइनस B क्यूब का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? A क्यूब माइनस B क्यूब इक्वल टू होता है A माइनस B एंड A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और प्लस AB। ये फार्मूला याद रखो। इस फार्मूले को हम लोग यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, जिसमें A माइनस बी बाहर निकलेगा, A माइनस बी यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो क्या बचेगा? ये बचेगा। ठीक, याद रहेगा? ठीक है, तो देखो, तो बाहर क्या निकाल रहे हैं हम लोग? A माइनस बी यहाँ से निकल आएगा बाहर पूरे कॉलम से, और इससे निकल आएगा B माइनस सी। अब देखो यहाँ क्या बचा है, यहाँ तो 0 है, यहाँ गया 1, और यहाँ पर आया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB बचा। इधर 0, यहाँ भी 1 आ गया, और इधर क्या बचा? B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस BC आ गया, और इधर आया आपका 1C एंड C क्यूब। ठीक, चलिए अब देखो किसको लेके सॉल्व करना है? ये तो 0 हो गए ना, अब तो प्रॉपर्टी नहीं लगानी, डायरेक्ट हमको एक्सपेंड करना है। किसके थ्रू? 1 के थ्रू। तो A माइनस बी एंड B माइनस सी, इससे रिलेटेड रो एंड कॉलम कैंसिल, क्या बचा? 1A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB, और यहाँ बचा आपका 1B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस BC, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देन A माइनस बी एंड B माइनस सी। अब देखो इनका इंटू करो, तो 1 में इंटू होगा तो क्या आएगा? B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस BC आ गया। इधर इंटू हुआ तो क्या? माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस का AB। ये चीज़ समझ में आई? चलिए इसमें देखो B स्क्वायर से B स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो इक्वल टू A माइनस बी एंड B माइनस सी, तो पहले से ही है। अब यहाँ देखो क्या बच रहा? C स्क्वायर प्लस BC और A स्क्वायर माइनस AB, तो इनको एक जगह लिख लेते हैं। तो ये बच गया C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर और प्लस BC और माइनस AB। चलिए, तो A माइनस बी एंड B माइनस सी। अब इसका और प्रोसेस आगे क्या? देखो C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर है, इसको हम लोग लिख सकते हैं C प्लस A एंड C माइनस A, एक बार प्लस माइनस, और इसमें देखो क्या कॉमन है? तो इसमें B कॉमन है, तो क्या बचेगा? C माइनस A। ठीक, अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है? C माइनस A, तो उसको भी बाहर निकाल लो, तो A माइनस बी, B माइनस C और C माइनस A बाहर आ गया। क्या बचा? इधर C प्लस A और इधर बचा B।
ये चीज़ समझ में आ रही। तो a माइनस बी, बी माइनस सी एंड सी माइनस ए, और दूसरे ब्रैकेट में आया a प्लस बी प्लस सी। ये आपका यहाँ पे c माइनस ए शायद छूट गया था लिखने में, क्वेश्चन आप लिख लें। तो ये आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड पार्ट। सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन।